और ये जो लेसन है ये अपने आधा पार्ट इसका पहले भी पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 लॉस्ट स्प्रिंग रिटन बाय अनीस जंग। सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे आज इस लेसन का स्टूडेंट्स। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सेकंड पार्ट की। टाइम्स फाइंड ए रूपी, मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है, इवन ए 10 रुपी नोट, यहाँ तक कि 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। साहेब से, साहेब कहता है, हिज आईज लाइटिंग अप, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन, जब आपको कोई सिल्वर कॉइन मिलता है यानी चांदी का सिक्का मिलता है, इन ए हीप ऑफ गार्बेज, कचरे के ढेर में, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंगिंग, तो आप ढूंढना कम नहीं करते हैं। स्क्राउंगिंग का मतलब होता है ढूंढना या तलाश करना। जब आपको कचरे के ढेर में सिल्वर कॉइन मिलता है, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंगिंग, तो आप तलाश करना रोक नहीं देते हैं। फॉर, क्योंकि देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और अधिक मिलने की उम्मीद होती है, इसलिए और ज्यादा ढूंढते हैं। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट। गार्बेज यानी कचरा, कचरे का मीनिंग है वो कुछ अलग होता है फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, और इनके माता पिता के लिए कचरे का मीनिंग अलग होता है। यानी कचरा जो है गार्बेज बच्चों के लिए कुछ अलग महत्व रखता है और माता पिता के लिए कुछ अलग इसका मतलब होता है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज रैप्ड इन वंडर, रैप्ड मतलब लिपटा हुआ, वंडर मतलब आश्चर्य में। बच्चों के लिए ये जो कचरे का ढेर है ये आश्चर्य में लिपटा हुआ होता है यानी इसमें 1 रुपया मिलता है उनको तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ज्यादा फिर ढूंढते हैं, इस तरीके से उनको इसमें आश्चर्य फील होता है। फॉर द एल्डर्स, और बड़ों के लिए, इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, मीन्स मतलब साधन, सर्वाइवल मतलब आजीविका, ये आजीविका का साधन है। तो स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि बच्चों के लिए और बड़ों के लिए कचरे का मीनिंग क्या होता है। तो बच्चों के लिए तो रैप्ड इन वंडर, और बड़ों के लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बच्चों के लिए ये आजीविका का साधन होता है। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दियों की सुबह, आई सी साहेब, मैं साहेब को देखती हूँ, स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट, स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट, फेंस्ड कहते हैं बाड़ लगा हुआ, बाड़ लगे हुए एक दरवाजे के पास खड़े हुए मैं उसको देखती हूँ। ऑफ द नेबरहुड क्लब, पड़ोस के अंदर एक क्लब का कोई बाड़ लगा हुआ कोई बनाया हुआ होता है, उस दरवाजे के पास में खड़ा हुआ रहता है वो। वॉचिंग 2 यंग मैन, और वहां खड़ा खड़ा क्या करता है, 2 युवकों को देखता रहता है, ड्रेस्ड इन वाइट, जिन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए हैं, प्लेइंग टेनिस, और वे दोनों लड़के टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम, मुझे ये खेल पसंद है। ही हम्स, वो गुनगुनाता है। कंटेंट टू वॉच इट, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, टू वॉच इट, इसे देखकर वो संतुष्ट है, यानी इस खेल को देख करके वो संतुष्ट है। स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, बाड़ के पीछे खड़े होकर, यानी वो अंदर तो नहीं जा सकता है लेकिन बाड़ के पीछे खड़े होकर के उन दोनों युवकों को टेनिस खेलते हुए देख करके वो बिल्कुल संतुष्ट है क्योंकि उसको ये खेल पसंद है। आई गो इनसाइड, मैं अंदर चला जाता हूँ। व्हेन नो वन इज अराउंड, जब आसपास कोई नहीं होता है। ही एडमिट्स, वो स्वीकार कर लेता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, स्विंग मतलब झूला, कि जो गेट कीपर है वो मुझे झूले का उपयोग करने देता है। तो बता देता है राइटर को कि जब आसपास कोई भी नहीं होता है तो मैं अंदर भी चला जाता हूँ और अंदर एक स्विंग है, झूला है, जिसका मुझे गेट कीपर यूज करने देता है। साहब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहब है उसने भी टेनिस वाले जूते पहने हुए हैं। डेट लुक स्ट्रेंज, जो बहुत ही अजीब लग रहे हैं, अटपटे लग रहे हैं। ओवर इज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, उसकी रंग उड़ चुकी शर्ट पर और उसकी शॉर्ट मतलब निक्कर, उसकी निक्कर और रंग उड़ी शर्ट पर उसके जो टेनिस वाले जूते हैं वो बहुत अटपटे लग रहे हैं। समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे ये दिए हैं। ही सेज, वो कहता है, इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन कहते हैं स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण के ढंग से, यानी स्पष्टीकरण देने के तरीके से वो कहता है कि ये जूते किसी ने मुझे दिए हैं। द फैक्ट दैट, अब बात यह है कि दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, और वे जूते जो शायद बता रहा है कि किसी ने मुझे दिए वे क्या थे, डिस्कार्डेड शूज। डिस्कार्डेड शूज का मतलब होता है त्यागे हुए, किसी के छोड़े हुए, किसी को पसंद नहीं होता है तो वो छोड़ देता है, फेंक देता है, तो उस प्रकार के। दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, वो किसी अमीर लड़के के त्यागे हुए जूते थे जो उसने छोड़ दिए, इसको दे दिए।
who perhaps refused to wear them, जिस अमीर लड़के ने शायद उनको पहनने से इनकार कर दिया था, because of a hole, because of का मतलब होता है के कारण, a hole क्योंकि उन जूतों में एक छेद था, in one of them, उनमें से एक जूते के अंदर छेद था, इसलिए उस अमीर लड़के ने उनको पहनने से इनकार कर दिया। does not bother him, और ये छेद bother का मतलब होता है परेशान करना, him यहाँ पे साहिब के लिए आया है। अब ये छेद साहिब को तो बिल्कुल परेशान नहीं करता है, इसलिए साहिब इन जूतों को बड़ी खुशी के साथ पहनता है। For one, एक वह व्यक्ति who has walked barefooted, जो नंगे पैर ही चला हो, who has walked barefoot, जो नंगे पैर ही चला हो, even shoes with a hole, उसके लिए तो छेद वाले जूते भी is a dream come true, सपना सच होने के समान होते हैं। But the game, लेकिन वो खेल he is watching, जिसको वो देख रहा है, so intently, intently मतलब ध्यान से, ध्यान लगाकर, इतना ध्यान लगाकर जिस खेल को वो देख रहा है, is out of his reach, वो उसकी पहुंच से बाहर है, out of his reach, उसकी पहुंच से बाहर है, यानी उस खेल को वो नहीं खेल सकता। This morning, आज सुबह साहिब is on his way to the milk booth, साहब अपने रास्ते पर मिल्क बूथ जा रहा था, यानी दूध की दुकान पर जा रहा था। इन हिज हैंड, उसके हाथ में इज स्टील कनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कनिस्टर था, यानी स्टील का बड़ा सा डिब्बा था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल, अब मैं चाय की दुकान पर काम करता हूँ, डाउन द रोड, सड़क के उस तरफ। He says, वो कहता है, pointing in the distance, point का मतलब इशारा करना, दूर इशारा करते हुए वो कहता है कि वो चाय की दुकान जो है टी स्टॉल, उसके ऊपर अब मैं काम करने लगा हूँ। I am paid 800 rupees, मुझे 800 रुपए दिए जाते हैं, and all my meals, और मुझे पूरा खाना दिया जाता है, यानी दोनों टाइम का खाना मुझे दिया जाता है और 800 रुपए मुझे मिलते हैं। Does he like the job? क्या वह इस काम को पसंद करता है? आई आस्क, मैं पूछती हूँ, जब मैं उसे ये पूछती हूँ कि क्या तुम्हें ये चाय की दुकान पे काम करना पसंद है, हिज फेस, तो उसका जो चेहरा होता है, आई सी, मैं देख पाती हूँ, हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उस पर से जो केयर फ्री लुक होता है, बेफिक्री वाला जो लुक होता है, वो गायब हो जाता है, यानी कि उसको ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, इसीलिए उसका चेहरा थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। द स्टील का, अब उसको ये काम पसंद क्यों नहीं होता है, उसका कारण भी आगे बताया है। द स्टील कानिस्टर सीम्स हैवियर, जो स्टील का कानिस्टर होता है, स्टील का डिब्बा, सीम्स हैवियर, वो ज्यादा भारी होता है, देन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक के थैले की तुलना में, ही वुड कैरी सो लाइटली, जिसको वो इतने हल्के से ले जाता था, ओवर हिज शोल्डर्स, अपने कंधों पर, अपने कंधे के ऊपर इतने आसानी से जिस प्लास्टिक बैग को उठा पाता था, वो तो हल्का था, लेकिन स्टील कानिस्टर है वो भारी है। पहला कारण तो ये था। द बैग वाज हिज, जो बैग था, प्लास्टिक का बैग जिसमें वो कचरा बीनने का काम करता था, वो उसका खुद का था। द कानिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, और जो कानिस्टर है, बिलोंग टू का मतलब होता है संबंधित होना, वो उस आदमी से संबंधित है, यानी उस आदमी का है, हु ओन्स द टी शॉप, जो चाय की दुकान का, ओन्स मतलब मालिक है, तो कानिस्टर जो है वो तो चाय की दुकान का जो मालिक है उसका है, और जो बैग था, प्लास्टिक बैग जिसमें कचरा बीनने का काम करता है, वो इसका खुद का था। दूसरा कारण ये, साहिब इज नो लॉन्गर इज ओन मास्टर, साहिब अब अपना खुद का मालिक नहीं रहा था, यानी गुलाम बन गया था, वो उस चाय की दुकान का जो मालिक है उसका अब गुलाम बन गया था। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ, मुकेश इंसिस्ट, मुकेश जोर देता है। अब देखिए एक कहानी तो ये अपने यहाँ तक पढ़ ली है, अब दूसरी कहानी शुरू होगी जो कि है मुकेश के बारे में, कि ये तो पहली जो कहानी थी वो साहिब के बारे में थी, सीमापुरी के अंदर रहता है, कचरा बीनने का काम करता है, किस तरीके से उनकी लाइफ होती है, किस तरीके से वो अपने माता पिता की मदद करना चाहता है। अब जो दूसरी अपनी स्टोरी पढ़ रहे हैं वो है मुकेश के बारे में, तो अपने चलिए शुरुआत करते हैं सेकंड स्टोरी की। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट, इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना, मुकेश जोर देता है ऑन बीइंग इज ओन मास्टर, अपने खुद का मालिक बनने के लिए, यानी खुद का मास्टर होने पर जोर देता है कि मैं कार चलाना चाहता हूँ। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, कि मैं एक मोटर मैकेनिक बन जाऊंगा, मिस्त्री बन जाऊंगा। ही अनाउंसेस, वो कहता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कार्स के बारे में कुछ भी जानते हो? आई आस्क, मैं उससे पूछती हूँ। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार,
मैं कार चलाना सीख लूंगा। ही आंसर्स, वो जवाब देता है। मुकेश कहता है मैं कार चलाना सीख लूंगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, सीधा मेरी आंखों में देख करके वो कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। हिज ड्रीम, उसका ये जो सपना है, लूम्स लाइक ए मिराज, लूम का मतलब होता है अस्पष्ट लेकिन बहुत बड़ा, जो कोई चीज होती है उसको बोलते हैं, लेकिन बिल्कुल धुंधला होता है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज, मिराज कहते हैं मृग मरीचिका को, कि गर्मियों के अंदर हम देखते हैं दूर रोड के ऊपर अपने को या रेगिस्तान में अपने को लगता है कि वहां पे पानी है, लेकिन एक्चुअली में वहां पे पानी होता नहीं है, तो उसको मृग मरीचिका बोलते हैं, यानी आंखों के धोखे को बोलते हैं मिराज। तो उसका जो मुकेश का सपना है वो अस्पष्ट और बहुत बड़ा है, लाइक ए मिराज, एक मृग मरीचिका की तरह, यानी आंखों का धोखा है, ये सच होने वाला है नहीं। अमिस द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, उन गलियों की धूल के बीच में उसका सपना बहुत बड़ा और अस्पष्ट है। दैट फिल इज टाउन फिरोजाबाद, और ये जो धूल है गलियों की, ये फिरोजाबाद कस्बे के अंदर भरी पड़ी है, फिरोजाबाद कस्बे की गलियों में भरी पड़ी है, यानी मुकेश है वो फिरोजाबाद का रहने वाला था। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, और फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? इसकी चूड़ियों के लिए, कांच की चूड़ियां बनाने के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार इज इंगेज्ड, लगा हुआ है, इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने में। हर दूसरा परिवार फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाने का काम करता है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री क्या होती है स्टूडेंट्स? जहां पर कांच को पिघला करके आकार दिया जाता है, कांच की चीजें बनाई जाती है विभिन्न प्रकार की, उस इंडस्ट्री को कहते हैं ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो फिरोजाबाद है वो इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है, केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, जहां पर परिवार जो है वो अपनी पीढ़ियां की पीढ़ियां है वो बिता देते हैं। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के आसपास काम करते हुए, यानी जो गर्म भट्टियां होती है फर्नेसेस, उनके आसपास काम करते हुए अपनी पीढ़ियां बिता देते हैं। वेल्डिंग ग्लास, कांच को जोड़ते हुए। मेकिंग बैंगल्स, और चूड़ियां बनाते हुए। फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, पृथ्वी पर रहने वाली सभी औरतों के लिए ऐसा लगता है। तो पृथ्वी पर रहने वाली सभी औरतों के लिए यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी पीढ़ियों की पीढ़ियां बिता देते हैं। क्या काम करते हैं? ये भट्टियों के आसपास रहते हैं, गर्म भट्टियों के आसपास कांच को जोड़ते रहते हैं और मेकिंग बैंगल, चूड़ियां बनाते रहते हैं, और इनकी पीढ़ियां की पीढ़ियां वो गुजर जाती है इस काम में। मुकेश इज फैमिली इज अमॉन्ग देम, मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। नन ऑफ देम नोज, उनमें से कोई भी नहीं जानता। दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम, इट इज इलीगल कि ये गैर कानूनी है, फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम, उस तरह के बच्चों के लिए, टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, कि उनसे हम कांच की भट्टियों के अंदर काम करवाएं, विद हाई टेम्परेचर, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इन डिंजी सेल्स, और वहाँ की जो गंदी कोठरियाँ होती है, डिंजी सेल्स, साफ सफाई नहीं होती है, विदाउट एयर एंड लाइट, वहाँ पर हवा और लाइट नहीं होती है, प्रकाश नहीं होता है पूरी तरह से, तो ये गैर कानूनी है। यहाँ पे राइटर बता रहा है कि वो लोग इतने पढ़े लिखे होते नहीं है, मुकेश या मुकेश का परिवार या और भी जो लोग फिरोजाबाद में रहते हैं, छोटे बच्चे जो ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि उनको नहीं पता होता कि गैर कानूनी है ऐसे बच्चों को हम ग्लास फर्नेसेस के आसपास काम करवाएं जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, डिंजी सेल्स और जो कोठरियाँ हैं, जो झोंपड़ियाँ हैं जिनमें काम किया जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा गंदी है, विदाउट एयर एंड लाइट, वहाँ पे हवा और लाइट भी नहीं है। देट द लॉ, और जो कानून है, इफ एनफोर्स्ड, यदि लागू कर दिया जाए, एनफोर्स का मतलब है लागू करना, यदि कानून को जो बना हुआ है इंडिया के अंदर उसको एनफोर्स कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए, कुड गेट हिम, तो उसे यानी इसको मुकेश को, एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन, और जो बाकी के और 20,000 बच्चे हैं जो ऐसे कामों में लगे हुए हैं फिरोजाबाद में, आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, इन सभी को गर्म भट्टियों से बाहर निकाल देगा। वेयर दे स्लोक देयर डे लाइट हावर्स, जहां पर वे, स्लोक का अर्थ होता है मेहनत करना, देयर डे लाइट हावर्स, वे दिन के अंदर मेहनत करते हैं। यानी यहाँ पे फिरोजाबाद के अंदर 20,000 बच्चे ऐसे काम में लगे हुए हैं जो कांच की चूड़ियां बनाने का काम करते हैं। ऐसी भट्टियों में गंदी जगह रहते हैं जहाँ पे प्रकाश नहीं है, रोशनी वगैरह है नहीं, हवा नहीं है साफ,
तो यदि कानून लागू कर दिया जाए, क्योंकि इंडिया में कानून बना हुआ है कि 14 साल तक बच्चे से हम ऐसे कठिन जो वर्क होते हैं फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, वो नहीं करवा सकते, तो इसको लागू कर दे तो मुकेश और उसके जैसे 20,000 जो बच्चे हैं उनको इन गर्म भट्टियों से, जहाँ पर वो दिन में काम करते हैं, बाहर निकाल देगा। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज। अब ये प्राय क्या करते हैं बच्चे या जो भी लोग यहाँ पे काम करते हैं इन फैक्ट्रियों के अंदर, इन इंडस्ट्री के अंदर कांच बनाने का, लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, अपनी आंखों की ब्राइटनेस है वो खो देते हैं, चमक खो देते हैं। मुकेश इज आइज बीम, बीम का मतलब चमकना, मुकेश की आंखें चमक उठती है एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, जब वो खुद आकर के मुझसे कहता है कि वो मुझे अपने घर लेकर जाएगा। वॉलंटियर का मतलब होता है अपनी इच्छा से कोई काम करना। ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, जब वो अपनी इच्छा से मुझे कहता है कि मैं आपको अपने घर लेकर के जाऊंगा, तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। विच ही प्राउडली सेज, और घर के बारे में वो बड़े ही गर्व के साथ कहता है, इज बीइंग रीबिल्ट, कि इसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है, यानी उसकी मरम्मत की जा रही है, बड़े गर्व से बताता है। वी वॉक डाउन, तो अब यहाँ पे राइटर है उसके साथ उसके घर जाती है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, स्टिंकिंग मतलब बदबूदार, लेन कहते हैं गलियों को, हम बदबूदार गलियों में से जाते हैं। चौक्ड विद गार्बेज, चौक्ड मतलब अटी पड़ी होना, रुकी होना, जाम होना एकदम से, जो कचरे से अटी पड़ी है ऐसी गलियां। पास्ट होम्स, ऐसे घरों के आगे से गुजरते हैं। देट रिमेन होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जो केवल होवल्स हैं, खंडर हैं, विद क्रम्बलिंग वॉल्स, डगमगाती हुई दीवारों के साथ, यानी ऐसे घरों के पास से गुजरते हैं जो केवल खंडर टाइप के सी प्रतीत हो रहे हैं और उनकी दीवारें कैसी है, बिल्कुल ही कमजोर, डगमगाती हुई। वोबली डोर्स, दरवाजे भी डगमगा रहे हैं, हिल रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि अभी गिर जाएंगे, कमजोर हैं। नो विंडोज, कोई खिड़कियां नहीं है उन घरों के अंदर। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और ये घर जो है क्राउडेड विद, भरे पड़े हैं, फैमिलीज, परिवारों। अब कौन से परिवार इन घरों में रहते हैं, ह्यूमन, इंसानों के, एंड एनिमल्स, और जानवर भी रहते हैं साथ में। को एग्जिस्टिंग, साथ साथ रहते हैं दोनों, आदमी और जानवर। इन ए प्रीमिवल स्टेट, एक आदिम काल की अवस्था, जैसे पुराने टाइम के अंदर प्रीमिवल स्टेट के अंदर जैसे लोग रहते थे कि जानवरों को भी साथ में रखते थे और खुद भी साथ में रहते थे, उस तरीके से ये घर है और इनके जानवर भी साथ में रहते हैं और आदमी भी यहाँ पे साथ में रहते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वो इस प्रकार के एक घर जो होता है उसके एक दरवाजे पर रुकता है, यानी ऐसा ही टूटा फूटा जिसका दरवाजा ठीक से काम नहीं कर रहा है, एक घर के आगे रुकता है। बैंग से वोबली आयरन डोर, बैंग से मतलब जोर से मारना, वोबली आयरन डोर, डगमगाता हुआ लोहे का दरवाजा, यानी हिलता डुलता कमजोर ही था, तो एक डगमगाते हुए लोहे के दरवाजे पे जोर से लात मारता है। विद हिज फुट, अपने पैर से मारता है जोर से। एंड पुशेस इट ओपन, और इसको धक्का देकर खोल देता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट सैक, सैक कहते हैं कुटिया को, हम एक आधी बनी हुई कुटिया के अंदर प्रवेश करते हैं, ये मुकेश का घर होता है। इन वन पार्ट ऑफ इट, इस कुटिया के एक हिस्से में, थेस्ट विद डेड ग्रास, थेस्ट मतलब भरा पड़ा है, डेड ग्रास यानी मृत घास, सूखा हुआ घास है वो भरा पड़ा है, एक हिस्से के अंदर ढेर लगा हुआ है। इज ए फायरवुड स्टोव, और एक स्टोव जो है, फायरवुड आग जलाने का जो स्टोव जो है, ओवर विच, जिसके ऊपर सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सीजलिंग स्पाइनक लीव्स, लार्ज वेसल, वेसल कहते हैं बर्तन को, एक बड़ा सा बर्तन है उस स्टोव के ऊपर, सीजलिंग स्पाइनक लीव, सीजलिंग मतलब उबलती हुई, स्पाइनक कहते हैं पालक को, स्पाइनक लीव्स पालक की पत्तियां। तो एक तरफ तो घास का ढेर लगा हुआ है, सूखा हुआ घास है वो पड़ा है, और एक कोने में स्टोव है जिसके ऊपर उबलती हुई पालक की पत्तियां हैं, उसका एक बर्तन है वो स्टोव के ऊपर चढ़ा हुआ है, यानी सब्जी बनाई जा रही है घर के अंदर। ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम की, प्लेटर कहते हैं थालियों को, बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम की थालियों में, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, चॉप्ड मतलब कटी हुई, वेजिटेबल्स सब्जियां, थाली के अंदर कटी हुई सब्जियां पड़ी हुई है। ए फ्रेल यंग वुमेन, फ्रेल मतलब पतली, दुबली पतली सी, कमजोर, एक दुबली पतली औरत जो होती है, इज कुकिंग द इवनिंग मील, वो शाम का खाना बना रही होती है, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आईज
फील्ड विद स्मोक, और उसकी आंखें जो है वो धुएं से भरी हुई है। सी स्माइल्स, वो मुस्कुराती है। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, सालों में ज्यादा बूढ़ी नहीं है, सालों में ज्यादा उसकी उम्र नहीं है। सी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट, इज द बहू ऑफ द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। तो अभी इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, जो मुकेश की भाभी है, मुकेश के बड़े भाई की जो पत्नी है उसकी सॉरी। सी हैज़ बिगन टू कमांड, उसने बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट, मतलब उसने सम्मान प्राप्त करना शुरू कर दिया है। इज द बहू के रूप में, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, इस घर की डॉटर इन लॉ के रूप में, बहू के रूप में उसको रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो गया है, हालांकि ज्यादा इसकी उम्र नहीं है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मेन, इसके ऊपर 3 लोगों की जिम्मेदारी है। इन चार्ज ऑफ 3 मेन, हर हस्बैंड, एक तो उसका पति मुकेश, एंड देयर फादर, और एक उसका ससुर यानी इन दोनों के पिता। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब बड़ा आदमी प्रवेश करता है यानी इसके ससुर जी प्रवेश करते हैं। सी जेंटली विदड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, जेंटली मतलब धीरे से, विदड्रॉज पीछे खिसक जाती है, बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, टूटी हुई दीवार के पीछे वो चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, वेल कहते हैं घूंघट को, और अपना जो घूंघट है वो अपने चेहरे के ऊपर ले आती है। जब इसके ससुर अंदर प्रवेश करते हैं घर में, तो एक टूटी हुई दीवार के पीछे खिसक जाती हैं और एक घूंघट अपने चेहरे के ऊपर ले आती है। एज कस्टम डिमांड, जैसी कि परंपरा होती है, डॉटर्स इन लॉ की जो बहुएं होती है, मस्ट वेल देयर फेसेस, उनको अपने चेहरे पर घूंघट निकालना चाहिए, बिफोर मेल एल्डर्स, पुरुष बड़ों के सामने। इन दिस केस, इस केस में द एल्डर इज एन इम्पोवरिस्ड बैंगल मेकर, जो एल्डर है यानी जो बड़े जो व्यक्ति अंदर आया था जिससे घूंघट निकाला था, वो कौन है? एन इम्पोवरिस्ड बैंगल मेकर। इम्पोवरिस्ड मतलब एक गरीब, कमजोर, चूड़ी बनाने वाला। एक इम्पोवरिस्ड जो कंगाल होता है, शक्तिहीन होता है, जिसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं होती है, उसको बोलते हैं। तो एक बिल्कुल ही कमजोर, दुबला पतला, गरीब बैंगल मेकर है, यानी मुकेश के पिताजी। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर मतलब कठिन परिश्रम, डिस्पाइट का अर्थ होता है के बावजूद, लंबे सालों तक कठिन परिश्रम करने के बावजूद। फर्स्ट इज टेलर, पहले तो एक टेलर के रूप में, देन ए बैंगल मेकर, उसके बाद में एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट हाउस, वो अपने घर का रिनोवेट कराने में असफल हो गया है, यानी रिनोवेट मतलब घर का पुनर्निर्माण कराने में फेल हो गया है, करा नहीं पाया, इतने पैसे नहीं कमा पाया टेलर के रूप में काम करके या बैंगल मेकर के रूप में काम करके, इतने पैसे नहीं कमा पाया, तो ये फेल हो गया रिनोवेट कराने में घर को। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजने में भी असफल हो गया, दोनों बेटों को स्कूल भी नहीं भेज पाया। ऑल ही हैज मैनेज टू डू, जो कुछ भी उसने करने की व्यवस्था की, जो कुछ भी उसने मैनेज किया करने का, जो भी किया उसने लाइफ में, इज टीच देम, कि बच्चों को वो सिखा दिया, व्हाट ही नोज, जो वो खुद जानता है। और वो खुद क्या जानता है? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने की कला। तो चूड़ी बनाना इसको आती थी, तो इसने अपने दोनों बेटों को चूड़ियां बनाना सिखा दिया, बाकी इसने अपनी लाइफ के अंदर और कुछ भी नहीं किया। तो स्टूडेंट्स इस पार्ट में इतना ही पढ़ेंगे, अगले बाकी का लेसन है वो 3rd पार्ट में पढ़ेंगे। तो आप इसका इन दिनों आज पढ़ें, इसके मीनिंग याद करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल कमेंट करें आप, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। थैंक यू।